नहीं लगा, एक नारा लगाना चाहिए मैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाथ ना करो करण जी, आई रिक्वेस्ट। पूरे विश्व में एक बदली हुई परिस्थितियों में जहां हम इस वायरस का सामना कर रहे हैं, वहां ये हकीकत हमारे सामने इस प्रकार से आ रही है कि अब वक्त बहुत ज्यादा इंतजार करने में हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वायरस अपनी जगह और हम भी अपनी जगह। इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारने की परिस्थितियां हमारे सामने है, उसको स्वीकार करते हुए हमको भी आगे बढ़ना है। उस दृष्टि से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता संवाद के बिना नहीं रह सकते। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का सतत संवाद जो है वो जनता के साथ भी बना रहे, पार्टी के संगठन के साथ भी बना रहे। उस दृष्टि से आज इस वर्चुअल रैली जो पहली बार हिमाचल प्रदेश के संगठन के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इस वर्चुअल रैली में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारा यह सौभाग्य है, हमारे साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रसारण मंत्री, जिनके पास कानून, न्याय, प्रौद्योगिकी ऐसे महत्वपूर्ण महकमे हैं, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी। हमारे साथ में केंद्र से जो हिमाचल की ही धरती से संबंध रखते हैं, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी। यहां आज के इस मंच पर हमारे साथ बैठे माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारे बीच में चीफ व्हिप के नाते श्री नरेंद्र बरागटा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री के नाते भाई त्रिलोक जम्वाल जी, राकेश जम्वाल जी, माननीय सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र भाई सुरेश कश्यप जी, पार्टी के सभी सम्मानीय विधायकगण, पार्टी के सभी विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारी और इस वर्चुअल रैली में हम सबके साथ जुड़े हुए प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री रविशंकर जी का, प्रसाद जी का इस वर्चुअल रैली में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार की ओर से और हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से इस मार्गदर्शन के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि हमारे अनुराग ठाकुर जी भी हमारे साथ में इसमें जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, हम सब लोगों ने आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को सुनना है, लेकिन इस बदले हालात में, बदली परिस्थितियों में एक वायरस ऐसी परिस्थिति निर्मित कर गया जहां हम लोगों के साथ में काम करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के प्रवास करते थे, लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए संघर्ष करते थे, उनके समाधान के लिए उनके बीच में रह करके
उनकी सेवा करते थे। उन सारी चीजों में बहुत बड़ी बाधा आई। बाधा के साथ साथ में इस परिवर्तन को, इस हालात को, परिस्थिति को स्वीकार करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने तय किया कि अब हमको लोगों के साथ संवाद शुरू करना चाहिए, अपनी बात लोगों के बीच में रखनी चाहिए और उसके साथ साथ लोग भी सुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्चुअल रैली की शुरुआत करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल 27 तारीख को पूरा हुआ, 27 मई को, और उसके 3 दिन बाद आदरणीय मोदी जी की सरकार का दूसरी बार में सत्ता आने के पश्चात 1 वर्ष का कार्यकाल 30 तारीख को पूरा हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश देवभूमि की सभी जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे संकट के दौर में इस देश को जिस मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो मजबूत नेतृत्व भारतवर्ष की जनता ने जो देश को दिया और जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। आप कल्पना करिए, अगर ऐसे हालात में अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता, नेतृत्व जो देश को एक दिशा दे रहा है उस पर विश्वास नहीं होता, तो परिस्थितियां बहुत विकट होती, बहुत कठिन होती है। ये मजबूत नेतृत्व भले ही हमारे देश में साधन सुविधा की थोड़ी कमी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये मजबूत नेतृत्व हमको हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे संकट के दौर में जब परिस्थितियां हमारे सामने आई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आग्रह किया कि आओ हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। एक आवाज में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम जनता कर्फ्यू लागू करें, और जनता ने यहां नहीं देखा, वहां नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा, जो कहा था अक्षरशः पालन किया। हम वर्षों से इस बात को देख रहे हैं। एक नेतृत्व इस 2 शब्दों में अपनी अपील करते हैं और देश की जनता पूरा उसके समर्थन में जो है अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ती है। ये परिस्थितियां सरल नहीं, आसान नहीं। ये परिस्थितियां आज से पहले देखने को भी बहुत कम मिली है, लेकिन ये हमको, हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व जिस पर जनता को विश्वास है, जो जनता के हौसले को और ज्यादा मजबूत करता है, वो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आगे बढ़कर के कहा कि वायरस का दौर बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम देश में लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लॉकडाउन नया शब्द था, नई परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन का अभिप्राय यह है कि घर के अंदर रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। जब इस बात का जिक्र किया तो पूरे देश की सड़कें सुनसान हो गई, सब लोगों ने पालन किया। लॉकडाउन 1 जो है लागू होते ही पूरे देश का सारा परिदृश्य बदल गया। सब लोगों को लग रहा था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम योगदान क्या कर सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब दौर आगे बढ़ता गया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, लॉकडाउन 4 आया, लेकिन देश की जनता ने कहा जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसका हम पालन करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं पूरे देश की परिस्थितियां अलग अलग राज्यों की अलग अलग रही होंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक शब्द कहा हुआ और उस शब्द पर भरोसा करके, यकीन करके उसको
उसको जो है स्वीकार करते हुए हिमाचल की जनता ने उस पर 100% सहयोग दिया है, योगदान दिया है। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक इस बदली परिस्थिति में हम एक बात को देखते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां 5 साल का कार्यकाल 2014 से 2019 तक पूरा हुआ, एक साफ सुथरा प्रशासन, साफ सुथरी सरकार 5 वर्ष तक लोगों को समर्पित की। भारत नहीं, भारत के बाहर भी विश्व के मानचित्र पर भारत अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ। यह परिस्थितियां भारत कई वर्षों से देख रहा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन अवसर तब आया जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात लोगों के सामने अपना 5 साल का कार्यकाल का जो है लेखा जोखा रखा। लोगों ने इसको हृदय से स्वीकार किया। लोगों ने कहा यही नेतृत्व चाहिए। आजाद भारत में 70 वर्ष बीतने के पश्चात ऐसे मजबूत नेतृत्व को देश की आवश्यकता है। यह नेतृत्व 5 वर्ष नहीं, कई 5 वर्षों तक चलना चाहिए और फिर से सत्ता में लाने के लिए अपना सहयोग दिया और बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। जहां वो धारा 370 का हम बात करते थे, धारा 370 समाप्त हुई। हमने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा। हम सौभाग्यशाली हैं। राम मंदिर का निर्माण हो, इस बात को लेकर हम सोचते थे, हम कहते रहेंगे, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं होगी हम उसको देख पाएंगे। लेकिन सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, लेकिन कब आता है? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं। राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। ऐसी परिस्थिति में एक नहीं, अनेक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एक के बाद एक पूरे करते हुए हम जो है वो आगे बढ़े। नागरिकता संशोधन अधिनियम वो लागू हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़े। लेकिन इस बीच में सारे विश्व को विचलित करने वाली घटना ये घटित होती है। एक वायरस चाइना से पूरे विश्व में फैलता है, भारत में भी आता है और भारत में भी अपना प्रभाव जो है उसका देखने को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो परिस्थिति है वो हमारे सामने है, लेकिन हमको संघर्ष करना है, हमको हौसला रखना है। इस बीमारी का इलाज नहीं है, परहेज करना है, सावधानी बरतनी है। इन तमाम बातों का एक एक जिक्र करते थे प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते थे। हमने गांव में भी देखे गरीब आदमी टेलीविजन के सामने बैठ करके कागज पेन लेकर के नोट करते हुए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि परहेज क्या करना है, बीमारी का इलाज नहीं है। और जब इलाज नहीं है तो परहेज एकमात्र रास्ता है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो मास्क लगाने की, मास्क का उपयोग करने की बात कही गई, चाहे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात कही गई, और चाहे जितने भी आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किए, एक एक को आज गांव में भले ही वो पढ़ा लिखा होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन सारी चीजों का पालन कर रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। ये मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे जहां तक हिमाचल के संदर्भ में जो कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। हमारा मार्गदर्शन आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस संकट के क्षण में बहुत बड़ा सहयोग आप सबका मिला। हमने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया। आप लोगों ने कहा कर्फ्यू को जारी रहने देना है और इसको कतई भी इसको जो है इसमें रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं। हम हालांकि रिलैक्सेशन देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लोगों ने कहा सख्ती करो, और उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि जहां प्रदेश के दूसरे हमारे पड़ोस के दूसरे राज्यों में मामले कोरोना वायरस के बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम काफी हद तक रोकने में भी कामयाब हुए।
और ऐसी परिस्थिति में एक वक्त आ गया था जब हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव मामला था। 1 मई को एक मामला था हमारे पास पॉजिटिव, 40 टोटल मामले आए थे और 40 में से सिर्फ एक पॉजिटिव रहा था। लेकिन तब ऐसी परिस्थिति हुई जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हम सब लोगों की, सभी मुख्यमंत्रियों की चर्चा हुई, बातचीत हुई, सबकी एक राय बनी। उस राय में यह बात आई कि ऐसी परिस्थिति में जो लोग जो संकट में हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमने इस बात को अनुभव किया कि व्यक्ति चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन जब ऐसा संकट आता है सबकी एक भावना होती है कि मैं अपने परिवार के बीच में जाऊं, मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने घर में रहूं, परिवार के बीच में रहूं, परिवार वालों का हालचाल भी साथ में देखूं। ऐसी परिस्थिति में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के माध्यम से जो आग्रह आया कि जो लोग इस प्रकार से फंसे हुए हैं, हम सब लोगों को मदद करनी चाहिए, सभी सरकारों को मदद करनी चाहिए, उनको घर तक पहुंचाए, उनके परिवार तक पहुंचाए। उसी दृष्टि से हमने भी शुरुआत की। हमने मुंबई से लोग लाए, हमने थाने से लोग लाए, हमने कोटा से स्कूल के हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे उनको लाया, हमने बेंगलोर से ट्रेन में लोगों को लाया, हमने गोवा में जो हमारे हिमाचल के लोग बड़ी संख्या में काम करते थे, नौजवान काम करते थे, उनको हिमाचल प्रदेश में वापस लाया, हमने दिल्ली से लोग वापस लाए, हमने चंडीगढ़ से वापस लाए। और वापस लाते लाते आज तक हम 1,70,000 लोगों को जो अपने परिवार से दूर थे, घर से दूर थे, संकट में फंसे थे, जीवन में हम अपने परिवार को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां उनके सामने थी। उन सब लोगों ने जब आग्रह किया, हमने रजिस्ट्रेशन की सबकी और एक एक आदमी को घर पहुंचाया, उनके परिवार के बीच में पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह से जो लोग आए जहां संक्रमण बहुत ज्यादा था, जहां इस प्रकार का जो है कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा थे, जब उनको लेकर के आए कुछ मामलों में बढ़ोतरी हुई है, मामले बढ़े और मामले बढ़ते बढ़ते 437 आज तक पहुंचे हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से इस बात के लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, और वहां से घर तभी भेजेंगे जब वो जो है घर में जो है बिल्कुल इस वायरस से मुक्त होकर के जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जो 437 मामले हैं उसमें से 191 जो है अभी तक एक्टिव हैं, बाकी जो है बाकी उनका स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनको होम क्वारंटीन, और कुछ लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर चले गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सारी चीज के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने रात दिन मेहनत की है, और रात दिन मेहनत करने के पश्चात हम इस परिस्थिति को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूं, अभी वायरस का असर समाप्त नहीं हुआ है, दौर समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात की आवश्यकता है, सावधानियों की आवश्यकता है। हमने हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा ठीक प्रकार से हो सके। हमने बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए हमने दुकानों को खोलने की इजाजत दी, दुकानें भी अब चल रही है। हिमाचल में टूरिज्म का सेक्टर हमारा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इस बात से हम सहमत हैं, और आने वाले समय में अभी वक्त लगेगा हमको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूं, आने वाले समय में जब परिस्थितियां पूरे देश में बदलेंगी, हालात पूरे देश में बदलेंगे, तो उस सूरत में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक पूरे देश की जो है फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जैसे पहले थे उसी रूप में जो अपना स्थान हासिल करेगी। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो मदद होटल इंडस्ट्री के लिए मदद करने की आवश्यकता थी, वो मदद हमने करने की कोशिशें की हैं। उनका बिजली का बिल, किराया, उसको हमने जो है पानी का बिल, उसको हमने माफ किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, उनका बिजली का बिल, पानी का बिल जो है उसको हमने जो डेफर किया है, और भी बहुत सारी रियायतों के माध्यम से हमने मदद करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण जो एक पैकेज दिया, उस पैकेज का मैं अभिनंदन करता हूं, और उस पैकेज के माध्यम से भारत को बहुत बड़ा एक जो है 20 लाख करोड़ रुपए का जो है वो पैकेज, आर्थिक पैकेज की जो शुरुआत की, और उसमें हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है।
और हिमाचल प्रदेश में लगभग 98% जो है हमारा एमएसएमई सेक्टर में आता है, जिसमें हमारा टूरिज्म का सेक्टर, होटल का सेक्टर भी उसमें कवर होता है। बहुत बड़ी संभावना उसमें मदद करने की है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत जो मदद प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिलने थी, उस मदद को हम पूरी रूप से हम ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, तो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत जो 500 रुपए जो है वो देने की जो बात कही थी, 2 किस्तें प्रदान कर दी गई है। और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जन धन योजना के तहत भी 5,90,000 पात्र महिलाओं के खातों में वो पैसा जो 500 रुपए, वो भी हम जो है उसमें उस लाभ को भी पहुंचाने में हम सब लोग कामयाब हुए। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो हमारा जो मुफ्त गैस सिलेंडर की जो सुविधा प्रदान करने की बात थी, 1,36,000 गृहिणियों को जो है वो सुविधा प्राप्त हुई है। और उसी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जो हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की जो योजना शुरू की थी, गृहिणी सुविधा योजना, उसके अंतर्गत 2,76,000 गृहिणियों को जो है मुफ्त गैस का सिलेंडर देने में भी हमने काम किया है, उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश में 8.8 करोड़ 74 लाख किसानों को जो है उसका लाभ मिला है। उसके लिए 175 करोड़ जो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को ऐसे संकट के दौर में मिला है। ऐसे में मैं एक बार फिर से यही कहना चाहता हूं पूरे प्रदेश के सभी भाई और बहनों से कि हम लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे संकट के क्षण में आप सबका सहारा, आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन जिस प्रकार से हमको मिला है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में भी अभी तक संकट समाप्त नहीं हुआ, अभी तक हम इस बात को मान करके चलें, आप सबके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता आने वाले समय में भी रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। और उसमें पूरा भरोसा, वो सहयोग आपका हमेशा हमको मिलेगा। जहां तक हमारे विपक्ष के मित्र कुछ बातों का जिक्र आजकल शो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सारी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं करता हूं, लेकिन मित्रों मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश ने अभी जो कोविड-19 के इस दौर में अगर पूरे देश भर में सबसे अच्छे राज्य में जिन्होंने अच्छा काम किया है, सबसे बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी चीफ मिनिस्टर के सामने इस बात को कहा कि जिस प्रकार से कुछ काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया, उनमें से एक्टिव केस फाइंडिंग का जो मामला है, विषय जो है, उसमें आप सबको भी अपने अपने प्रदेशों में इसको लागू करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बहुत सारे चीजों को लेकर हमने चुने हुए प्रतिनिधियों की एक भूमिका निभाने के लिए वहां पर किया। जब हमने पूरे देश भर से जो लोगों को अपने घर के लिए बुलाया, लेकिन उन लोगों के घर पहुंचने से पहले हमारी टीम वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और उसके साथ पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि उस घर में पहुंचता था, ताकि उस परिवार में जो आदमी बाहर से आ रहा है उससे कैसे मिलना है, कैसे हमने बात करनी है, उसको होम क्वारंटीन के नियमों को कैसे पालन करना है, परिवार वालों को भी समझाते थे। और जो घर में जो सदस्य जो परिवार में जो बाहर से आता था, दूसरे प्रदेशों से आता था, उसको भी समझाते थे। यानी कि बहुत बारीकी से काम करने की हमने कोशिश की है। और उस सब के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का जो सहयोग मिला है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, विपक्ष के कुछ लोग आजकल के दिनों में शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस शोर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक साफ जैसी बात कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है। अगर हिमाचल प्रदेश की जनता ने पारदर्शिता के साथ काम किया है, तो कोई भी मामला जो है, जिस बात को लेकर के वो शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जा सकती थी, और कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जा सकती थी, उस कार्रवाई को हमने अंजाम दिया है। क्योंकि इस दौर में हमने कहा कि इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता है। इस वक्त कोई भी आदमी होगा, कहीं भी होगा,
अगर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की कोशिश करेगा, इसमें से लाभ लेने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमने उसमें जो एक्शन लिया है, जो कार्यवाही की है, वो आपके सामने है। जहां विपक्ष के लोग इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं हम हिमाचल की जनता और पार्टी के सभी साथियों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आपको कतई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें सिर झुका करके चलने की आवश्यकता है। आपको सिर उठा करके चलने की आवश्यकता है, छाती तान करके चलने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, तभी क्या करके ये परिस्थिति हमारे सामने है। इसलिए मैं आज की तारीख में यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम जो कोरोना वायरस के दौर के कारण जो हमारे कामकाज की सारी परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है, जो हालात बढ़ रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए हम भी तैयार रहें। उसका किस प्रकार से हम लोगों ने आने वाले समय में जवाब देना है, उन सारी चीजों के लिए हम तैयारी करें। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। और एक बार फिर से मैं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। अनुराग जी भी साथ में जुड़े, उनका भी अभिनंदन करता हूं। यही बात कहते हुए कि आने वाले समय में जिस प्रकार का सहयोग आपका 2.5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमको मिला है, हर कदम पर मिला है, आपका हौसला जब हमारे साथ मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो हम और ज्यादा हौसले के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से आने वाले समय में इस दौर के बाद, जब कोविड-19 का ये दौर समाप्त होगा, विकास का नया दौर जो है शुरू होगा। और जहां जिसको जो जवाब देने की आवश्यकता है, वो जवाब दिया जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, उनका धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों ने इस संकट के दौर में चट्टान की तरह खड़े होकर के हमारा साथ दिया है। परेशानियां बहुत रही होंगी, हम इस बात को मानते हैं, असुविधा हुई होगी आने में जाने में, बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन हालात ऐसे थे, इस हालात में यही किया जा सकता था, यही बेहतर था जो हम कर सकते थे, वो हमने करने की कोशिश की है। इतनी बात कहते हुए एक बार फिर से सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका आभार सर। कोविड-19 का पीरियड, उसके दौरान जो आपने सराहनीय कार्य किए हैं, उन्हीं का रिजल्ट है बेस्ट परफॉर्मर सीएम अवार्ड से आपको नवाजा गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। और हमने विपक्ष के जटिल प्रश्नों के अकाट्य जवाब देते हुए संसद और संसद के बाहर आपको सुना है सर। आज हम धन्य हो रहे हैं, आपसे सीधा हम जुड़ रहे हैं। आपका मार्गदर्शन संदेश हमें मिलेगा। बड़ा विनम्र आग्रह करते हुए आपसे निवेदन, कृपया अपना संदेश दें माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी वित्त राज्य मंत्री हिमाचल के सुपुत्र अनुराग ठाकुर जी, सुरेश भारद्वाज जी शिक्षा एवं कानून मंत्री, राजीव सहगल जी सहकारिता सामाजिक न्याय मंत्री, श्री त्रिलोक जायसवाल जी, सुरेश कश्यप जी सांसद शिमला, नरेंद्र बरागटा जी चीफ विप पूर्व मंत्री, सभी महामंत्री, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण और देवभूमि हिमाचल के लाखों कार्यकर्ता, पार्टी के शुभचिंतकगण। यह भी कठिनाई का समय है। कोरोना अभिशाप पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। सबसे पहले मैं कोरोना से जो लोग भी मरे हैं दुनिया में, भारत में,
उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं या आइसोलेशन में है या क्वारंटाइन है, वो जल्दी ठीक हो जाए, ये प्रभु से कामना है। चुनौती का समय है, परेशानी का समय है, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की संकल्प शक्ति हमेशा रहती है, न झुकेंगे न थकेंगे। और अगर कोरोना काल में काम करना है तो रियल नहीं तो वर्चुअल करेंगे। अगर संवाद करना है तो फिजिकल नहीं तो डिजिटल करेंगे। अगर विचारों का आदान प्रदान करना है तो साथ बैठकर नहीं तो दूर बैठकर करेंगे। लेकिन काम छोड़ेंगे नहीं, चर्चा छोड़ेंगे नहीं, संवाद छोड़ेंगे नहीं, संकल्प छोड़ेंगे नहीं। यही है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। हिमाचल तो देवभूमि है, कटचरे में प्रभु विराजमान है, कहीं मां का आशीर्वाद है, कहीं शंकर का आशीर्वाद है। यह देवभूमि है तो वीर भूमि भी है। मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा था तो कारगिल की लड़ाई में जो 4 परमवीर चक्र मिले थे तो 2 हिमाचल के रणबांकुरों को थे। और देश के पहले परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा भी हिमाचल के थे। तो आज जब मैं आपसे वर्चुअल बात कर रहा हूं, बड़े विनम्रता से भारत के एक नागरिक के रूप में हिमाचल के रणबांकुरों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये परंपरा चलनी चाहिए और पूरे देश को सीखना है हिमाचल के त्याग बलिदान की परंपरा। आज हिमाचल का एक और सौभाग्य है कि संगठन दूर तक आगे बढ़ा हुआ है। बताया कि महामंत्री जी ने, संगठन के लोगों ने, और देश के आईटी मंत्री के रूप में मुझे हिमाचल संगठन का अभिनंदन करना है कि आपने इस कोरोना के लॉकडाउन में भी मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से नीचे तक की डिजिटल तरीके से बात की है। तो ये आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कि आपके विस्तृत संगठन का एक एक कार्यकर्ता आपसे जुड़ा रहा। इसके लिए भी आपका अभिनंदन करने की इच्छा होती है। आज तो हिमाचल का एक और सौभाग्य है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल से आते हैं। मेरा परम सौभाग्य रहा उनके साथ लंबे समय तक काम करने का। अभी आपके विद्यार्थी परिषद में युवा मोर्चा में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। गडकरी जी की टीम में हम दोनों राष्ट्रीय महामंत्री थे और नरेंद्र मोदी की सरकार में हम दोनों केंद्रीय मंत्री थे। अब आज वो हमारे अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिला उनके साथ। और ये भाजपा में ही हो सकता है कि जमीन से उठे कार्यकर्ता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। संगठन का काम एक योग्य विधायक, हिमाचल की विधानसभा में एक योग्य मंत्री, एक योग्य विपक्ष के नेता और संगठन के माध्यम से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुख्यमंत्री जयराम जी आपका बहुत अभिनंदन। आपको बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला है। आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं और नए नए तरीके से आप निकालते हैं। अगर आयुष्मान भारत का काम हुआ 50 करोड़, तो जो बचा आपने उसको भी कवर किया और उसका आपने बहुत ही सुंदर नाम दिया है, जिसका नाम आपने दिया है हिट केयर योजना। आपका बहुत अभिनंदन है। अब अगर उज्ज्वला योजना आई तो उसमें देश के 8 करोड़ लोगों को, हमारी माताओं बहनों को दिया गया। जो बचे तो आपने हिमाचल के लिए सुविधा योजना लाई, क्या आपने घर घर गैस पहुंचा दिया है। ये एक अच्छी सोच होती है। लेकिन जो आपका जन संवाद कार्यक्रम है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जिस तरह से आप हर महीने में आपके मंत्री जाते हैं, जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठकर समस्याओं का निपटारा करते हैं, वो एक पारदर्शी शासन में एक नए मील का पत्थर है। तो मैं आपका उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी,
आपके प्रदेश में आपकी विरासत भी बड़ी अच्छी रही है। आज जब मैं हिमाचल के लड़कों से बात कर रहा तो मैं अपने वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिस तरह जल की व्यवस्था की और हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे तो उस समय बहुत याद है जब पूरा बहुमत मिला था, शांता जी मुख्यमंत्री हुए। आज मैं प्रेम कुमार धूमल जी की भी याद करना चाहूंगा, जिस तरह से उनको अभिनंदन करना चाहूंगा। सड़क बनाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम हुआ तो ये भी बड़ा संतोष होता है। और उस विरासत को और तेजी से बढ़ा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए आपका बहुत अभिनंदन है। आपका प्रदेश यशस्वी हो, आपकी अगुवाई में खूब विकास करे। और अभी आपको बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला है। हम चाहते हैं हिमाचल को बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिलता रहे, ये मेरी अपेक्षा होगी, ये मैं हमेशा देखा करूंगा। फिर जो कुछ बात रोगानी की जाए, मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया है। ये एक ऐसा अभिशाप है जिसकी दवा नहीं अभी तक। कभी हमने कल्पना की थी कि 2-2.5 महीने में दुनिया इस तरह बदल जाएगी, पूरी दुनिया इस महामारी के सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो जब कोई इस अभिशाप की दवा नहीं है तो एक तो दुआ है और एक लॉकडाउन। आज हमें अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भारत ऐसे विविधता भरे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार बोलते हैं देश पहले जनता करके लगाना है। एक बार बोलते हैं कि डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी, पुलिस वाले जो देश को संभाल रहे हैं, इनकी ताली बजाया जाए। पूरा देश ताली बजाता है। एक बार कहते हैं देश में आशा जलाओ, दीपक जलाओ, पूरा देश हिम्मत कराता है। क्या गरीब की झोपड़ी, क्या अमीर का बड़ा मकान। मित्रों, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं देखा गया है। मुझे याद है हम लोग बहुत बच्चे थे, शायद जयराम जी को याद होगा, जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत में अनाज की कमी थी। देश के लोगों से आग्रह किया हफ्ते में एक दिन रात का भोजन छोड़ दें, और देश ने भोजन छोड़ा। और उसके बाद एक ऐसा नेता आया है, देश से आग्रह करते हैं लड़ना है कोरोना से, जनता कर्फ्यू में शामिल हो, घर के अंदर रहो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, और देश को जवाब दिया है। तो मित्रों, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो दुनिया ने देखा है, आपको मालूम है मित्रों, क्या दुनिया में अधिकांश देशों के नेता डॉक्टरों के लिए ताली बजा रहे हैं, नर्सेज के लिए ताली और थप्पी बजा रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो दुनिया फॉलो कर रही है, क्योंकि इस महान त्रासदी में भी भारत एक नए संकल्प के साथ उभरा है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं। पीड़ा तो है कोरोना, लेकिन कोरोना में मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। अगर चीन को हम निकाल दें, क्योंकि चीन के बारे में सही तरह सामने नहीं आते, तो दुनिया के 15 देश जहां कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इटली, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, इन देशों की कुल आबादी है 142 करोड़। 15 देश चीन को छोड़कर जहां कोरोना है उसकी आबादी है 142 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 137 करोड़, 137 करोड़। उन 15 देशों में जहां आबादी 142 करोड़ है, वहां कितने लोग मरे हैं? मैं कल रात्रि 12:30 बजे की आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 4,04,396। तो 15 देशों में जहां आबादी है 142 करोड़, वहां मरे हैं 4,04,396। कल रात तक का डेटा है। भारत की आबादी है 137 करोड़, यहां कितने मरे हैं कल रात तक? 1,466। तो 142 करोड़ में मरे 4 लाख से ऊपर तो 137 करोड़ में भारत में 7,466।
यही है लॉकडाउन का असर, यही है सावधानी का असर, यही है सोशल डिस्टेंसिंग का असर, और यही है पूरे भारत ने एक स्वर के साथ नरेंद्र मोदी के साथ चलने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री के साथ चले, संभालने की कोशिश की और काम आगे निकला है। जो चुनौती है इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। अभी कठिनाई है, मिलकर लड़ना है उससे पर। लेकिन आपने देखा अमेरिका में 1 लाख से ऊपर लोग मरे, जहां इतने साधन हैं, तो कुछ हमारे लोगों की मजबूती और लॉकडाउन की सावधानी, तो इससे हमें और आगे पार पाना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षियों की चर्चा कर रहे थे। अब विपक्षियों को हम तो एक स्वर में बोलना चाहिए ना, ये चुनौती का समय है ना। अब हमारी पार्टी की रैली है, इससे मुझे लगता है उनका नाम लेना चाहिए। रोज ट्वीट करते हैं, सवाल पूछते हैं, सुनाम धन राहुल गांधी जी, लॉकडाउन से क्या मिला। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता, शुभचिंतकों और जनता अगर हमसे सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन से क्या मिला, मैं राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं, हमसे पूछने के पहले अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो हिमाचल के पड़ोस में है, लॉकडाउन सबसे पहले किया, वहां उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया। आज भी 30 जून तक लगाए हुए हैं, राजस्थान में लगा रखा है, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी सहयोगी है। तो नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर अब देश से सवाल पूछने के पहले राहुल गांधी जी कृपया करके अपने अंदर झांकिए कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते। मुझे याद है जब थाली पीटने की बात हुई, तो उनका ट्वीट याद करिए, थाली पीटने से क्या होगा। जब दीपक जलाने की बात हुई तो दीपक जलाने से क्या होगा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों, आपसे हमारे हिसाब किताब करता रहेगा राजनीतिक। आपको पहले भी हराए, आगे भी हराएंगे, लेकिन क्या अभी हम एक स्वर में बात नहीं कर सकते? ये बड़े सवाल। और मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से, हिमाचल के बहुत पढ़े लिखे बुरी कार्यकर्ताओं से, और हिमाचल देवभूमि भी है, हिमाचल वीर भूमि भी है, हिमाचल शिक्षित भूमि भी है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ इंटरेस्ट है हिमाचल प्रदेश। तो मैं चाहूंगा कि ये बात नीचे तक बताई जानी चाहिए कि अभी राजनीति क्यों करना है। आज तो मैं आपको एक बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री ने उससे चर्चा की है। मोदी जी जब हमारी बात की उपलब्धियों की चर्चा में संक्षिप्त में बात में करूंगा तो आप कोविड के बारे में विस्तार से बता दूं। याद करिए, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं आया, उसके पहले ही 1,70,000 करोड़ की घोषणा उनकी नहीं हुई। और क्या कहा गया? भारत के 80 करोड़ लोगों को कोरोना में 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त दिया जाएगा, फ्री। याद करिए, 500 रुपया अकाउंट में सीधा दिया जाएगा 20 करोड़ महिलाओं को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। 8 करोड़ देश की बहनों और गृहिणियों को गैस सिलेंडर 3 महीना फ्री दिया जाएगा। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आने के पहले ही ये सारी घोषणा कर दी। आपको मालूम है कि अभी 1,70,000 करोड़ का 60,000 करोड़ रुपया गरीबों के बैंक अकाउंट में चला गया है। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का आरंभ किया था तो विपक्ष के मित्र मजाक करते कि डिजिटल इंडिया क्या होगा। आज हिमाचल की डिजिटल इंडिया देश के आईटी मंत्री के रूप में मैं देखता हूं, तो आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि डिजिटल इंडिया क्या होगा। भारत की आबादी 137 करोड़ लगभग। भारत में आधार कार्ड 126 करोड़, डिजिटल आइडेंटिटी टू सप्लीमेंट द फिजिकल आइडेंटिटी। भारत में मोबाइल फोन 121 करोड़, स्मार्टफोन लगभग 70 करोड़।
और गरीबों के जनधन अकाउंट 37 करोड़। हमने क्या किया, इस आधार और बैंक अकाउंट और मोबाइल स्थितियों में लिंक किया, जिसे कहते हैं जैम, जनधन आधार मोबाइल, और गरीबों के गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया, जिसमें 7,000 करोड़ रुपया अभी भेजा है कोविड। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5.5 साल में हमने 11 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से इन 37 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा है। 11 लाख करोड़ रुपया। और हमने कितना पैसा बचाया? 1,71,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे छद्म से, कि गैस का नाम पर दूसरा, राशन का नाम दूसरा। यही है डिजिटल इंडिया। याद करिए, राजीव गांधी ने कहा कि मैं दिल्ली से भेजता हूं 1 रुपया और हिमाचल के गांव में 15 पैसा पहुंचता है। याद है ना? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। दिल्ली से गरीबों के अकाउंट में 100 रुपया जाता है और उनके अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया। ये काम हमने बदलने का वादा किया है और ये काम हम और करते रहेंगे। लेकिन गरीबों की चिंता नहीं, देश को जगाने की चिंता। 20 लाख करोड़ रुपया भारत के जीडीपी का 10 लाख, 10%। और माननीय निर्मला जी वित्त मंत्री और उनके साथ मित्र अनुराग सिंह ठाकुर ने विस्तार से बताया अपने 5 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत के जीडीपी का 10% कैसे है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए दिया गया है। 74,000 करोड़ रुपये का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोविड में खरीदा गया किसानों से, और अभी 3 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शहद के लिए, मखाना के लिए, बाकी मछली पालन के लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि हिमाचल में मैंने दौरा किया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग आपके प्रदेश में खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बढ़े। मैं आपसे आग्रह करूंगा इसकी चिंता की जाए। आप जरूर करते हैं और मुझे मालूम है कि आपके प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर बहुत काम करते हैं। अभी हमारे बिहार में कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों ने बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची को इंग्लैंड में बुकिंग करके एक ऐप से उसको डिलीवर कर दिया और ट्रेन से उड़ गया है। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके प्रदेश में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी विदेश से लिंकअप कर करके इसका सदुपयोग करना शुरू करें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो जनता को बहुत सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एमएसएमई में 3 लाख करोड़ रुपया आया, आपको मालूम है। हमने उसकी परिभाषा बदल दी है। आज 100 करोड़ टर्नओवर तक भी आपको एमएसएमई का लाभ मिल सकता है और सरकार उसकी गारंटी देगी। और बाकी अन्य कई चीजें हुई हैं, मुझको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक सवाल पूछती है तो उसका मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया और किसानों के लिए हमने क्या किया। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में 60,000 करोड़ का लोन माफ किया एक बार, और कितना बिचौला पीटा, वो भी कितना माफ हुआ, कितना बिचौलियों के पॉकेट में गया, आप सभी जानते हैं। तो 60,000 करोड़, 3 करोड़ किसान, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 करोड़ किसानों को हर साल 72,000 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। यह हमारी सोच है किसानों के लिए। हर साल उनका एक बार में 3 करोड़ किसान की कर्ज माफी। नरेंद्र मोदी की सरकार 9 करोड़ किसान हर साल बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़। ये हमारी सोच है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। अभी आप देखिए प्रवासियों की बात हुई और माननीय जयराम जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन करूंगा। आपकी सरकार ने प्रवासियों को लाने में बहुत बढ़िया काम किया है। मैं दिल्ली से उसको फॉलो कर रहा था, मैं बिहार से आता हूं, वहां बहुत बड़ी संख्या वहां भी थी, यूपी में थी। लेकिन आपने जो नॉर्मल तरीके से काम किया है, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा ज्ञान था कि बिहार, यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा के तो निवासी देश फैले हुए हैं,
लेकिन हिमाचली भी गोवा में है, ये मेरे लिए नई जानकारी थी, तो आपने उनकी भी चिंता की, इसके लिए मैं आपका बहुत ही अभिनंदन करना चाहूंगा। 4,500 ट्रेन चलाई हम लोग, 1 करोड़ लोगों को लाना है, अभी तक लगभग 70-80 लाख लोग आ चुके हैं। ये छोटा काम नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और कुछ लोग आजकल बार मैं देश का कानून मंत्री भी हूं तो यह बताना जरूरी है, कुछ लोग का काम है झोला पहना और हाईकोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट चले गए, किसी को भी जानने का अधिकार। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जहां करोड़ लोग लॉकडाउन में है, वहां उनके खाने की चिंता करना, प्रवासी मजदूरों को लाना, आइसोलेशन करना, ट्रेसिंग करना, उनकी टेस्टिंग करना, ये कितना बड़ा काम है। और मैं समझा उसको छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है, उसकी ब्यूरोक्रेसी ने अच्छा काम किया है इतनी बड़ी चुनौती के अवसर पर, और विशेष रूप से हिमाचल का इस आयोजन के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा। भले ही लोड कम रहा, लेकिन आपने पूरी सावधानी बरती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात मैं और कहूंगा, आजकल कांग्रेस के कुछ नेता भी बार बार कोर्ट चले जाते हैं, तो ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, हम जनहित याचिका का पूरा सम्मान करते हैं, कोर्ट का आदेश मानेगा हम मानेंगे, लेकिन हारे हुए हताश लोग अपनी राजनीति कोर्ट के गलियारे से नहीं चलाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हारे हुए हताश लोग कोर्ट की गलियारी से अपनी राजनीति नहीं चलाएंगे। आजकल कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कोर्ट पर दबाव दिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम में सारी बातों का प्रतिकार करें। ये कौन से दबाव की बात होती है? मानी जवान भी आपको याद होगा, आप भी विद्यार्थी के कार्यकर्ता रहे, इमरजेंसी के लिए याद कर लिया, जब कांग्रेस पार्टी के लोग आपातकाल में इमरजेंसी लगा रहे थे तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ जेल के अंदर कुछ जेल के बाहर, 3 आजादी के लिए, इंसान की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की आजादी के लिए। मुझे मालूम है कि आपने भी उसमें काम किया था। आज प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, मैं स्वयं उसमें बिहार में देवभूमि का सिपाही था, उनने संघर्ष किया था। नड्डा जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय पटना में पढ़ते थे, मुझे मालूम है अंडरग्राउंड में कितना काम किया था। और ये कांग्रेस के लोग उस समय कांग्रेस को एचआर खन्ना है साहसिक जज का सुपरसेशन कर रहे थे, याद है ना? उनको 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, जो कि उन्होंने नागरिकों के पक्ष को दर्जा दिया। और आज यही कांग्रेस के लोग, उनके कुछ नेता कभी कहते हैं राम जन्मभूमि का केस नहीं बहस करने दो, याद है ना? और कभी कहते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर इंपीचमेंट लाओ, और बाद में फिर केस फाइल करते हैं और फिर वापस चले। कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि इस सरकार में दबाव दिया जाता है, वो साफ साफ समझ रहे हैं हम ईमानदारी से कमिटेड हैं, दबाव देने का इतिहास किसका ये सभी जानते हैं। इसलिए मित्रों, ये अभी तक इस बात मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारी सरकार के 1 साल हो गए। दूसरी बात, और देखिए भारत की राजनीति के इतिहास को समझिएगा, 14 में 30 साल के बाद पहली बार बहुमत मिला। मुझसे पूरे सिर्फ 4, एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थी तीसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे नरेंद्र मोदी जी। राजीव गांधी का नाम जानते नहीं दिया क्योंकि राजीव गांधी जी अपनी लोकप्रियता से पीएम नहीं बने थे, अपनी माता जी की इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या से प्रधानमंत्री बने। और ये हुआ भारत की राजनीति में जब अटल जी जीते थे 99 में, लेकिन 1 साल के तेजी सरकार 1 साल भी थी, और सरकार 5 साल काम किया और 5 साल काम के बाद फिर जीते हैं।
जनता ने इसलिए दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों का दर्द देखा है। जहां 1947 से 2014 तक देश के गांव में 6 करोड़ शौचालय बने थे, वहीं मोदी जी की सरकार ने 14 से आज तक गांव में 10 करोड़ शौचालय बने। हमने आयुष्मान भारत में देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवरेज दिया है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का लोगों का ऑपरेशन होगा। जो काम को विस्तार से आगे बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में, देश के हर गांव में बिजली दिया है। 2 करोड़ गरीबों के नाम के हम आवास बनाने जा रहे हैं, 1 करोड़ के बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब देश को आगे बढ़ाने की योजना है। आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग में देखता हूं, हमारी सरकार आई थी, भारत में 100 से अधिक मोबाइल फैक्ट्रियां मोबाइल कंपोनेंट बनाती है। 7 लाख लोग काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 पर है, 5वें से हम नंबर 2 हो गए। हम भारत को चीन से आगे बढ़ाकर दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाले हैं। ये हमारा आप देख लीजिए, MRI मशीन, टेस्टिंग मशीन, एक्सरे मशीन, ये सब बात से होती है। अब जिस तरह से हम स्वास्थ्य के जाल को उठा रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये काम हम करेंगे। अब कोविड की चुनौती में और करेंगे, लेकिन बीच में हम कितना काम कर गए? 370 दिन से पेंडिंग था, याद है ना? जब से हम बने, एक ही नारा था ना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 निशान 2 विधान। आतंकवादी भेजता है लोग, दर्जनों के भाव से मारे जा रहे हैं। भूमि का फैसला कांग्रेस के लोगों ने रोकने का काम किया, मैं कहना चाहता हूं। हमें इस मामले को फॉलो करना पड़ा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं रामलला हिंदुओं का वकील था, जहां पहली बार जीते, सुप्रीम कोर्ट और जीते। मेरा सौभाग्य नहीं था, क्योंकि मैं कानून मंत्री बन गया, वरना मैं भी उसका फैसला उसको रोकने की कोशिश। आज देखिए, उसका ट्रस्ट बन गया, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, और अब उसका काम शुरू हो रहा है। भव्य राम मंदिर बनाकर रखे। 3 तलाक, तो बताइए, महिलाओं के सम्मान की बात दुनिया के 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक समाप्त है, भारत में चलता था। और 3 बार मुझे इसको लाना पड़ा, तो विधानसभा में कांग्रेस विरोध करती थी, बाद में पास हो गया। आपको मैं बताऊं, पहली बार कांग्रेस ने हमारे पक्ष में वोट दिया लोकसभा, दूसरी बार वॉकआउट करके, और तीसरी बार विरोध किया। जिस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सोनिया गांधी है, वो 3 तलाक का विरोध कर रही है। मुझे एक शब्द बोलने की बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वहां भी बात की, मदद की कोशिश की, तो ये नहीं चलेगा। देश में बोलने वाले हम लोग हैं, और देश हम सब कुछ होने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने की बात। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में बोल रहा हूं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर उज्ज्वला योजना में हमने गैस बांटे, तो क्या हमने मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया क्या? अगर आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को सहयोग दिया, तो क्या संख्यकों को छोड़ दिया गया? अगर जयराम ठाकुर जी ने अपने प्रदेश को बहुत विस्तारित से आगे करने की कोशिश की, तो क्या अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया गया? हम जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबकी चिंता करते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है, वोट मिले या ना मिले। कुछ लोग सिर्फ वोट की सौदागरी करते हैं, और पीड़ा की बात है आज भी करना है। करूंगा आत्मनिर्भर भारत,
ऐसा भारत जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने, ऐसा भारत तो अपने आर्थिक विकास से, अपने मैन्युफैक्चरिंग के विकास से दुनिया की और हमको उस अवसर को आगे बढ़ाना। लेकिन हाँ, भारत हम आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत अपनी सुरक्षा के बारे में भी आत्मनिर्भर बनेगा। बालाकोट भी देख हैं और चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निष्पादन होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से हम कहेंगे कि आज का भारत 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत नरेंद्र मोदी जी ऐसे साहसिक नेता का भारत है, कांग्रेस के नेताओं का भारत है। ये समझना होगा, यही तो हमारी फितरत है। आज मैंने पुराने लोगों की बात कही जो हमारे कार्यकर्ता सुन रहे हैं, वो कश्मीर हमारा है। आपने याद किया कितनी पार्टी छोटी थी, कितने जनसंख्या समय लोग मेहनत किया और आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आज हमारा शासन है, दोबारा जीते हैं, आगे भी जीते, देश चलाएंगे, प्रदेश चला रहे हैं। आज हमारी पार्टी एक छोटे प्रदेश का एक छोटा कार्यकर्ता भी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। नड्डा जी कोई पार्टी तो नहीं, तो देश समाज में ये सबको सद्भाव से जोड़ना यही हमारा काम है। लेकिन कोई भारत के साथ अगर सम्मान से व्यवहार नहीं करेगा तो भारत अपनी सुरक्षा करता है। ये हमारी सोच, इसी सोच के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बचपन से हमने एक संकल्प हमेशा सीखा है और उससे प्रेरणा प्राप्त की है। तेरा वैभव अमर रहेगा, हम विचार रहे न रहे। यही तो हमारी सोच है, यही हमारा संकल्प है। आज माननीय जयराम जी पार्टी के कार्यकर्ता और देश के आईटी मंत्री को हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री से डिजिटली पे बात करने का अवसर मिला, तो मैं बहुत ही मुझे प्रसन्न है। देश में कैसे बदलाव किया जाए, आगे और बढ़ेंगे और राजनीतिक संवाद की दिशा में हमने एक नया किया है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत आभार सर। चुनौतियां बहुत हैं, मिलकर सामना कर रहे हैं, करेंगे, बाहर भी सफलतापूर्वक निकलेंगे और प्रधानमंत्री जी के ऊपर